मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों को नेक्स्ट टर्म क्या है, गुड्स। गुड्स मीन्स वस्तु या माल कहा जाता है। ठीक है, अब हमें समझना है कि गुड्स किसे कहें। एकदम वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट यही है कि जिस चीज का हम लोग व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं, हम उसको डील करते हैं बिजनेस में, यानी कि जो खरीद करके लाते हैं और पुनः उसको हम लोग किसी को बेच देते हैं, तो उसी को गुड्स कहा गया। थोड़ा लिख लिया जाए, all those things which are purchased, which are क्या, परचेज्ड, जिसे खरीद करके हम लोग लाए तो हैं। किसके द्वारा खरीदा जाएगा? तो बेचारा बिजनेसमैन के द्वारा। परचेज्ड बाय बिजनेस मैन टू, किस लिए? मैंने पहले ही कहा था, टू रीसेल, पुनः बेचने के लिए, एट प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स लाभ पे बेचने के लिए, क्योंकि पहले ही कहा गया था कि बिजनेस का मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। दैट इज मीन्स अर्थात, दैट इज द थिंग्स, the things are traded. Trade means व्यापार। traded are called क्या? गुड्स। क्लियर है? यानी कि व्यापारी के द्वारा जो खरीदा गया हो, किस लिए खरीदा गया हो? फॉर रीसेल एट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट पे बेचा गया। ट्रेडेड, ट्रेड मीन्स व्यापार, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि बिजनेस डील जो किया गया, जिसमें डील हम करते हैं, बिजनेस डील जो किया गया, उसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे? गुड्स। एग्जाम्पल समझो, जैसे फर्नीचर कोई बेचता है, किसी दुकान पे फर्नीचर रखा हुआ है, खरीद के लाया है बेचारा, और वो फर्नीचर उसके लिए क्या कहा जाएगा? तो कहेंगे कि वो उसके लिए गुड्स है। तो एग्जाम्पल के तौर पे, फर्नीचर जो है, इन फर्नीचर
शॉप, यानी कि दुकान में जो फर्नीचर यहां पर है, क्योंकि उसका पैसा क्या है, उसका बिजनेस डील किस फॉर्म में कर रहा है, तो कहेंगे फर्नीचर बेच रहा है। तो फर्नीचर इसके लिए क्या हो जाएगा, गुड्स कहा जाएगा। इसी तरह मान लो कोई क्लॉथ जो है, क्लॉथ जो कि क्लॉथ शॉप में रखा हुआ है, जाएंगे कहेंगे मुझे कपड़ा चाहिए, कहेंगे ले लो भाई। तो उसके लिए वो क्या है, ये क्लॉथ शॉप जो है, दुकान के लिए कपड़ा क्या हुआ, ये सबको कहेंगे, क्योंकि ये सब क्या होगा, किस लिए आया है, बेचने के लिए आया है ना, तो उसको क्या ट्रीट किया जाएगा, गुड्स। यानी सिंपल यही है, जिस चीज का हम व्यापार करते हैं, जो खरीद करके लाते हैं और लाए हैं, उसको पुनः बेचेंगे, उसी को गुड्स कहा जाएगा। अब गुड्स का क्लासिफिकेशन भी देखा जा सकता है, क्योंकि जब गुड्स आएगा तो उसके लिए कुछ टर्म हुआ, यानी नेक्स्ट जो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। अब यहां जब गुड्स हम परचेज करेंगे तो उसको अपने यहां लिखा जाएगा परचेजेज। जब गुड्स हम लोगों के यहां से जाएगा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि फर्नीचर शॉप वाले के लिए फर्नीचर क्या हुआ, तो गुड्स हुआ, क्योंकि वो फर्नीचर में उसका बिजनेस का डील होता है। अब जब बेचेगा तो लिखा जाएगा सेल हुआ। इसी तरह खरीदा हुआ माल अगर वापस करना पड़े तो कहेंगे परचेजेज रिटर्न, या कहा जाएगा रिटर्न्स आउटवर्ड। क्या कहेंगे, रिटर्न आउटवर्ड। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि बिका हुआ माल आपके यहाँ आपके यहाँ वापस आ जाए, मीन्स लिखेंगे यहाँ पे सेल्स रिटर्न, या लिख सकते हैं रिटर्न्स इनवर्ड। क्लियर है। जब हमारा गुड्स जब आएगा तो हम लोग कहेंगे कि परचेज के नाम से लिखा जाएगा, जब गुड्स जाएगा तो सेल कहेंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि वापस करना पड़ा, आउटवर्ड उसको कहेंगे, यानी रिटर्न्स आउटवर्ड। बिका हुआ माल जब वापस आएगा तो क्या कहा जाएगा, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक, इसको हम लोग इन्वेंट्री भी कह सकते हैं। स्टॉक या इन्वेंट्री मीन्स रहतिया। इसको क्या कहेंगे, इन्वेंट्री मीन्स हो गया रहतिया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि सारा गुड्स जितना भी हमने खरीद के लाया तो कोई जरूरी नहीं है कि उतना बिक जाए।
तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसी को सिंपल कहेंगे स्टॉक या इन्वेंट्री। तो लिखा जा सकता है द वैल्यू ऑफ those goods which are lying means पड़ा हुआ, जो बिका नहीं। जब बिका नहीं तो जो आपके घर में आपके स्टॉक में पड़ा हुआ है, lying unsold at the end of accounting period, जो लेखांकन अवधि के अंत में, एंड ऑफ द, जो बिना बिका हुआ, जो पड़ा हुआ है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्टॉक, या उसी को कहेंगे इन्वेंट्री। अब ये स्टॉक जो होगा वो दो प्रकार का होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे स्टॉक एक हो गया ओपनिंग और एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड कहिए, अवधि के अंत में, यानी कि उसको क्या ट्रीट करेंगे, क्लोजिंग। एक आपका ओपनिंग को हम लोग बिगिनिंग भी कह सकते हैं, बिगिनिंग, और एंड वाले को क्या कहेंगे, क्लोजिंग। अब ये भी बिगिनिंग और अकाउंटिंग पीरियड जो है, अकाउंटिंग पीरियड जो भी है, उसको हम लोग जो टाइम इंटरवल लिया जाता है वो कम से कम 12 मंथ का होता है। कितने माह का होता है, 12 मंथ का होता है। पहले हम लोगों का चलता था, अब तो टैक्स का भी बात है, जीएसटी है, तो वहां पे क्या है, क्लोजिंग डेट बना दिया गया, जिसको फाइनेंशियल ईयर कहा गया, जो 31 मार्च को क्लोज होगा। तो पहले तो कैलेंडर ईयर, जैसे अब यहां जैसे पहले 1 जनवरी इनका क्लोजिंग 31 दिसंबर, इसको कहा जाता है कैलेंडर ईयर। इनका जो इंटरवल जो होता है 12 मंथ, कितने माह का, 12 माह का। और अब तो ट्रांजैक्शन होता है, उसके में साथ में जीएसटी वेएसटी का भी मामला आ गया। तो वहां पे हम लोग फाइनेंशियल ईयर, जो कि 1 अप्रैल को शुरू हो और 31 मार्च को अंत होगा, इनका ड्यूरेशन कितने माह का, जब भी होगा तो 12 मंथ। इनको क्या कहेंगे भाई, फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो बिगिनिंग जो हुआ, इसी को कहा गया, क्या कहेंगे, ओपनिंग,
और 31 मार्च को क्या कहा जाएगा? क्लोजिंग कहा जाएगा। तो अकाउंटिंग पीरियड जो भी इंटरवल जो होगा, टाइम इंटरवल कितने माह का होगा? 12 मंथ का होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात हो? ये आपका ओपनिंग और क्लोजिंग तो कहा गया। जो बिगिनिंग का रहे उसको हम लोग ओपनिंग स्टॉक कहेंगे, और एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड जो अनसोल्ड गुड्स था उसको कहा गया था क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद एक टर्म मिलेगा डेटर्स। डेटर्स मीन्स देन, डेटर्स मीन्स देन दार। सिंपल है, किसी भी फॉर्म को या किसी भी व्यक्ति को व्यापार द्वारा उधार माल यानी ऑन क्रेडिट माल दिया गया हो या कोई भी सेवा दिया गया हो, कोई नेट भरवा के चला गया, पैक भर दो, पैसा तो दिया नहीं, तो उसको कहेंगे ऑन क्रेडिट हुआ। क्योंकि ट्रांजैक्शन 2 टाइप्स, या तो कैश होगा या आपका ऑन क्रेडिट होगा। तो जिसको मैंने कोई भी गुड्स मैंने बेच दिया या सर्विस मैंने उनको दे दिया, लेकिन उनसे पैसा व्यापार द्वारा नहीं लिया गया, सेवा तो दे दिया, गुड्स मैंने दे दिया लेकिन पैसा नहीं दिया, इट मींस क्या? ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ। यानी कि गुड्स बेचा गया, पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड, लेकिन अभी तक पेमेंट प्राप्त नहीं किया गया, उसको हम लोग अपने यहां क्या कहेंगे? डेटर कहेंगे। क्लियर है? अब यहां लिखा जा सकता है, थोड़ा लिख लो, दोज पर्सन्स, या क्या फॉर्म्स, दोज पर्सन्स या फॉर्म्स टू whom क्या हुआ भाई? गुड्स हैव बीन, गुड्स हैव बीन क्या? सोल्ड, माल बेच दिया गया, या कोई सर्विसेज rendered on credit. On credit means उधार। मैंने पहले भी कहा था, या तो नगद नहीं तो उधार। जब पैसा हमने ले लिया तब तो नगद हो जाता, लेकिन पैसा लिए नहीं है, उनको मैंने माल या सेवा जो दे दिया, लेकिन कहा गया कि पेमेंट अभी तक प्राप्त नहीं किया गया हो। सोल्ड तो कर दिया गया, क्या गुड्स या सेवा भी दे दी गई? रेंडर्ड ऑन क्रेडिट, उधार पे दी गई। यानी कह सकते हैं पेमेंट क्या? कोई भी पेमेंट हैज नॉट बीन क्या? रिसीव्ड, अभी तक प्राप्त नहीं किया गया हो, यानी जिससे लेना हो, रिसीव्ड फ्रॉम
फ्रॉम देम। वो हमारे लिए क्या समझे जाएंगे बाबू? वो हमारे लिए डेटर समझे जाएंगे। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मीन्स लेनदार। ठीक है भाई, जब किसी को हम लोगों ने माल बेचा था तो या तो नगद या उधार, तीसरा हो ही नहीं सकता। अब यहां भी जब हम लोग उधार माल बेचे थे तो पीछे वाले में क्या था? तो डेटर था। जब हम कभी कभी हम लोगों को भी, मेरे व्यापार को, मेरे फॉर्म को कभी कभी उधार माल लेना पड़ता है। माल तो ले लिए, पैसा नहीं चुका है, ठीक उल्टा नहीं चुका है, तो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए क्रेडिटर समझे जाएंगे। ठीक है, तो लिख लो, दोज पर्सन्स या फॉर्म्स फ्रॉम whom goods have been purchased. Goods have been purchased. क्या हुआ? माल खरीदा गया जिनसे। परचेज्ड या सर्विसेज procured on credit, यानी उधार पे माल लिया गया लेकिन पेमेंट नहीं किया गया। पेमेंट हैज नॉट बीन, कहेंगे जो भी पेमेंट है, हैज नॉट बीन मेड। पेमेंट नहीं किया गया किसको? जिनके यहां से गुड्स हम लोगों ने खरीदा था, टू देम। वो हमारे लिए क्या समझे जाएंगे? वो हमारे लिए क्रेडिटर समझे जाएंगे। ये हमारे फॉर्म के लिए लायबिलिटीज ट्रीट किया जाएगा। ऑब्लिगेशंस, जो कि नेक्स्ट में हम आपको एसेट्स और लायबिलिटीज समझाएंगे। अब एक टॉपिक और, एक आता है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स मीन्स अप्राप्य, डूबत राशि। डूबत राशि, जब हम किसी को उधार माल हमने दे दिया, हम पेमेंट के लिए बार बार जाते हैं लेकिन वो पेमेंट नहीं दे पाता है। अब कारण उसका कुछ भी हो, तो उस पैसे को हम अब अपने व्यापार में क्या कहेंगे? अंत में भाग गया, इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर, तो कहा जाता है पहले विश्वास तब घात, विश्वासघात। तो इसका रिश्ता जो है किससे होगा? तो हमारे जब भी बैड डेब्ट्स होगा तो डेटर से होगा, क्योंकि हमने उनको माल बेचा था, उधार माल बेचा था,
उधार माल जब बेचा था वो भागा, यानी कि डेटर से पैसा बुड़ता है। कोई कहेगा पैसा किससे बुड़ता है, तो कहेंगे मेरे डेटर से बुड़ेगा। ठीक है, तो लिख सकते हो इट इज द अमाउंट, it is the amount that has become irrecoverable from क्या, डेटर्स। जो भी हमारे डेटर हैं, डेटर के यहां से इरिकवरेबल अब मिलने का उम्मीद न है, उसको हम लोग अपने यहां क्या कहेंगे, बैड डेट ट्रीट किया जाता है। ये हमारे बिजनेस के लिए क्या है, क्या ट्रीट करेंगे, लॉस। ठीक है, तो डेटर हमारे लिए एसेट्स होगा, क्रेडिटर्स जो कि हमें चुकाना है लायबिलिटीज होगा, जो कि नेक्स्ट में मैं आप लोगों को एसेट्स, लायबिलिटीज, अदर जो भी टर्म होंगे समझाएंगे। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।